डेज़ी ग्राफ्टन में गुजारे हुए 4 दिन मेरे लिए बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज थे। अखबारात मुसलसल क्राइम इंटरनेशनल केस पर तबसरे लिखते रहे थे, खबरें भी छप रही थीं, बहुत सारी खबरें होती थीं। दुनिया भर में ब्लैक प्लान की मजम्मत की गई थी और इसराइली साजिश को इंतहाई मजमूम हरकत करार दिया गया था। बाज़ अखबारात ने इसराइल के हक में भी लिखा था, लेकिन उनका लहजा भी दबा दबा था, क्योंकि ब्लैक प्लान का मंसूबा बेगुनाह इंसानों के खिलाफ था। ये बात भी ज़ेर बहस आई थी कि ये कोई फ़लस्तीनी साजिश नहीं है, क्योंकि ब्लैक प्लान के बारे में जो तमाम हक़ाइक़ क्राइम इंटरनेशनल में दर्ज किए गए थे वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो गए थे। उसके साथ ही मेरी तलाश के सिलसिले में इक़दामात की तफसील भी दर्ज थी, लेकिन इससे ये ज़ाहिर नहीं होता था कि पुलिस या इंतज़ामिया किन खतूत पर काम कर रही है और किस तरह मुझ तक पहुँच रही है। 5वें दिन के अखबारात में एक खबर मेरे लिए बाइसे तशवीश थी। उसमें लिखा था कि चूंकि अली का ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि वो इस कातिल की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत अमरीका से ताउन करे। पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके इस सिलसिले में अपनी तशवीश से आगाह कर दिया गया था और कहा गया है कि अमरीका में अली यार खान को मजबूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान उसके अजीज़ो अकारिब से राब्ता कायम करे। मैंने तहजीब को ये खबर दिखाई और तहजीब सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, अली तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे अहले ख़ानदान को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है? मैंने कहा, मेरा पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में है, ये किसी एक शख्स का इनफरादी मामला नहीं है। बाकी तुम जिस अंदाज में सोच रही हो उसकी गुंजाइश ही नहीं है। जब मैं अपने मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगी, अपने मिशन के लिए वक्फ कर चुका हूँ तो बाकी बातें कोई हैसियत नहीं रखती। ताहम इस सिलसिले में मुसलसल मालूमात हासिल करते रहने का ख्वाहिशमंद हूँ, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि मेरे अपने वतन को तो मेरी इन कार्रवाइयों से कोई सियासी नुकसान नहीं पहुँच सकता। तहजीब खामोश हो गई। अखबारात हमारे लिए बेहतरीन मालूमात का जरिया थे। मुसलसल खबरें आ रही थीं। सबसे दिलचस्प इत्तला इन वाक़यात के 13वें दिन हमें मिली। वो ये थी कि ऑलिव हार्वर्ड से अमरीकी CIA ने इस्तीफ़ा तलब कर लिया है और ऑलिव हार्वर्ड अमरीका से गायब हो गया है। उस पर ख़ास तौर से माइकल जोशर की मौत के असबाब छुपाने का इल्ज़ाम है, जो खुद उसी की एक कार्रवाई के नतीजे में हुई। ये तफ्तीश इंतज़ामिया के एक और महकमे ने की थी और उसने तमाम रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस तरह जोएना हैकल और साइमन हैकल का किरदार भी सामने आया था और उन दोनों अफराद के बारे में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये किसी न किसी तौर पर अली यार खान से मुताल्लिक मालूम होते हैं। मैंने दिलचस्पी से ये तमाम तफसीलात पढ़ी। फिर तहजीब से कहा, अमरीकी पुलिस नहायत जहानत से अपना सफ़र तय कर रही है और हमारे रास्ते पर गामजन है। तहजीब ने कहा, हाँ, मेरे ख्याल में हमें डेज़ी ग्राफ्टन भी छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, अभी नहीं, अखबारात हमारे रहनुमा हैं। मेरे ख्याल में इस होटल की रिहाइश तर्क करके हमें यहाँ कोई प्राइवेट जगह तलाश करनी चाहिए। तहजीब ने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया और हम इस काम में मसरूफ़ हो गए। आखिर 2-3 दिन की कोशिशों के बाद हमें एक छोटा सा मकान रहने के लिए मिल गया। इस सिलसिले में हमने मकान की मालिका के सामने कुछ नई कहानियाँ घड़ी। बहरहाल उस छोटी सी रिहाइश गाह में हमें बड़ा सुकून हासिल था और मैं सोच रहा था कि अब अमरीकी पुलिस ऐसी जादूगर भी नहीं है कि यहाँ तक पहुँच जाए। फिलहाल ये हसीन कस्बा हमारी मसरूफियात के लिए मौजू तरीन था। एक सुबह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मेरे सिलसिले में मौसूल होने वाले जवाब की तफसील शाया हुई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अली यार खान एक तवील अरसे से अमरीका में मौजूद है। वो एक तालिब इल्म की हैसियत से वहाँ गया था, लेकिन बाद में पेश आने वाले वाक़यात के बाद हुकूमत अमरीका ने उसे पाकिस्तान वापस नहीं भिजवाया और एक तवील अरसे से अली यार खान लापता है, जिसकी बुनियाद पर उसकी पाकिस्तानी नेशनलिटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और अब उसे पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं कहा जा सकता। इस सिलसिले में कुछ अमरीकी हुक्काम ने अपने बयानात भी दिए थे और कहा था कि ये बात गलत है। अगर एक जराइम पेशा शख्स किसी मुल्क में आकर रूपोश हो जाता है तो उसे उस मुल्क का बाशिंदा नहीं कहा जा सकता। ये खबरें किसी कदर तशवीशनाक थीं। तहजीब से मशवरा करने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया। हम अपनी उस रिहाइश गाह को अपने लिए मखसूस छोड़कर मकान मालिका को किराया अदा करने के बाद डेज़ी ग्राफ्टन से चल पड़े। अपने सफ़र के लिए मैंने और तहजीब ने बड़े पेचीदा रास्ते इख्तियार किए थे। बाज़ जगहों पर हम दोनों ने मिलकर सफ़र किया और बाज़ जगह एक दूसरे से अलग रहकर। इस दौरान हमारे चेहरों का मेकअप भी बदलता रहा। अमरीका जैसे अजीमुशान मुल्क में 2 अफराद का गुम हो जाना कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें दुनिया की ज़हीन तरीन पुलिस की नज़रों से भी बचना था और उसके लिए हम हर मुमकिन एहतियात कर रहे थे। बिलाखिर हम मतलूबा जगह पहुँच गए और यहाँ हमने होटल ही में क़याम किया, लेकिन 2 अलग और मुख्तलिफ कमरों में। मैं इस दौरान अखबारात का मुसलसल जायज़ा लेता रहा और सूरत हाल मेरे इल्म में आती रही थी। कोई ऐसी काबिल तशवीश खबर शाया नहीं हुई थी जो मुझे परेशान कर देती।
اب مسئلہ پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے کا تھا، وہ بھی اس طرح کہ میں کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکوں۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ تہذیب اپنے طور پر جائزہ لے رہی تھی اور میں اپنے طور پر۔ ہمیں پاکستانی سفیر کی مصروفیات کا علم بھی رہتا تھا، وہ مصروفیات جو اخبارات کے ذریعے علم میں آتی ہیں۔ ہم انہی میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پاکستانی سفارت خانے میں داخلہ انتہائی خطرناک تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے سفارتکاروں کو کسی الجھن کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، ہمیں کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا، لیکن ایک دن یہ موقع بھی نصیب ہو گیا۔ ایک امریکی کروڑ پتی کے ہاں ایک ذاتی تقریب میں پاکستانی سفیر کو بھی شرکت کرنا تھی، جس کی تفصیلات ہمیں اخبار ہی سے مل گئیں۔ ایک عام سی خبر تھی، لیکن میرے اور تہذیب کے لیے انتہائی باعث دلچسپی۔ اس امریکی کروڑ پتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں۔ مسٹر ہیو آرنلڈ بہت مشہور شخصیت تھے اور معزز حلقوں میں انتہائی نیک نام تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی اور زندگی کے آخری ایام ایسی ہی دلچسپیوں میں گزارتے تھے۔ ان کی دیہی اقامت گاہ شہر سے کوئی 40 میل دور تھی اور وہاں اکثر ایسی تقاریب کا انعقاد ہوتا رہتا تھا۔ مسئلہ اس تقریب میں شرکت کا تھا۔ وقت بھی بہت زیادہ نہیں تھا کہ کوئی معقول بندوبست کیا جا سکے۔ چنانچہ میں نے اور تہذیب نے خدا کا نام لے کر فیصلہ کر لیا کہ وہاں بن بلائے مہمانوں کی طرح ٹوٹ پڑا جائے۔ اس کے لیے ہم نے خصوصی طور پر میک اپ کیا۔ مثلاً میں نے تقریباً ایک 80 سالہ بوڑھے کا روپ بھرا اور تہذیب ایک خوش شکل بزرگ خاتون کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ہمارے نام کرنل کراسن اور مسز کراسن تھا۔ نسلاً فرانسیسی تھے اور مسٹر ہیو آرنلڈ کے ایسے شناسا جن سے ایک دو بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اگر آمد کی وجہ معلوم کی جاتی تو یہی جواب تھا کہ اخبارات میں مسٹر ہیو آرنلڈ کا نام پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اس تقریب میں شرکت سے باز نہ رکھ سکیں۔ ایک اتنی بڑی اور ایسی شہرت یافتہ شخصیت کے لیے 2 آدمیوں کا بن بلائے مہمان بن جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک شاندار رولز رائس کا انتخاب کیا گیا جو کرائے پر گاڑیاں دینے والی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی سے حاصل ہو گئی۔ خاص طور سے ہم نے ایک ایسی گاڑی کا انتخاب کیا جس پر کمپنی کا مونوگرام نہیں تھا۔ وقت مقررہ پر میں خود ہی رولز رائس ڈرائیو کرتا ہوا مسٹر ہیو آرنلڈ کی دیہی رہائش گاہ میں پہنچا۔ جیسا کہ ہم دونوں کا خیال تھا، تقریب میں نہایت اہتمام برتا گیا تھا۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کے افراد بھی وہاں خاصی تعداد میں موجود تھے۔ رولز رائس اندر داخل ہوئی تو ہمارا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خدشہ یہی تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے تقریب کا دعوت نامہ طلب کر لیا تو کیا ہوگا۔ ایک دراز قامت سیکیورٹی آفیسر نے ہیٹ اتار کر ہمیں تعظیم دی اور پھر ہمارے قریب پہنچ گیا۔ بولا، آپ کے پاس دعوت نامہ ہوگا؟ میں نے کہا، ہم لوگ مجسم دعوت ہیں۔ ذرا آرنلڈ سے کہو کہ کرنل کراسن آیا ہے جسے اس نے اپنی تقریب میں مدعو نہیں کیا۔ سیکیورٹی افسر نے گہری نگاہوں سے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، کیا آپ مسٹر آرنلڈ کے کوئی گہرے دوست ہیں؟ میرے بجائے تہذیب بولی، یہ بات تمہیں وہی بتا سکے گا۔ اس کی لرزتی ہوئی بوڑھی آواز انتہائی شائستہ تھی۔ آفیسر نے گردن خم کی اور ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو گیا تھا اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں بہت سے افراد نظر آ رہے تھے۔ ہیو آرنلڈ کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ ہمارے ہم عمر بے شمار جوڑے جہاں موجود تھے، ٹرالیاں گشت کر رہی تھیں اور لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں خامخواہ ایک معمر جوڑے کی جانب بڑھ گیا اور اس کے قریب پہنچ کر میں نے کہا، اوہ بالکل وہی، 100% وہی۔ کیوں ڈیئر نیلیا، کیا یہ صاحب ہمارے دوست جیمز بیرٹ سے نہیں ملتے؟ مسٹر پلیز، کیا میں آپ سے تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ معمر شخص نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، افسوس، میں جیمز بیرٹ نہیں، میرا نام ہیرالڈ لاسن ہے اور یہ مسز لاسن ہے۔ میں نے کہا، مجھ سے ملیے مسٹر لاسن، میں کراسن ہوں، 1911 سے امریکن آرمی سے منسلک تھا، اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ جس شخص کا نام میں نے لیا وہ آپ کا اتنا ہم شکل تھا کہ مسز کراسن بھی چکرا گئیں۔ آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ ہم نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوش اخلاق اور مہذب آدمی تھا۔ مہمانوں کا اتنا جم غفیر تھا یہاں کہ کسی ایک شخص کی طرف توجہ ذرا مشکل ہی معلوم ہوتی تھی۔ ہم اس طرح ان لوگوں سے گھل مل گئے کہ ذرا بھی اجنبیت کا اظہار نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر ہیو آرنلڈ کی شناخت بھی ہو گئی۔ یہ دراز قد اور اچھی شخصیت کا مالک بوڑھا آدمی تھا۔ تقریب میں مختلف لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ اس کی نگاہ سے محفوظ رہیں اور اس کوشش میں ہم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے اور انہی میں ہم نے اپنے مطلوبہ شخص کو بھی دیکھ لیا۔ یہ پاکستانی سفیر ہی ہو سکتے تھے۔ چہرے مہرے اور انداز سے ہمیں ان کا پتہ چل گیا، لیکن ان سے براہ راست مخاطب ہونا انتہائی خطرناک تھا۔
तहजीब ने इस सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू की और फिर खुद ही सफ़ीर से मुतारिफ होने की पेशकश कर दी। अपनी जगह से उठकर वो छोटे छोटे कदमों से चलती हुई आगे बढ़ गई। उस वक्त पाकिस्तानी सफ़ीर चंद दोस्तों के दरमियान मौजूद थे। तहजीब ने खुद भी अपने आप को उनमें शामिल कर दिया और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो पाकिस्तानी सफ़ीर को मुतवज्जे करने में कामयाब हो गई। मैं सनसनीखेज निगाहों से उसे देखता रहा। तहजीब की बेपनाह सलाहियतों से मुझे इनकार नहीं था। बिलाशुबा बड़े बड़े मामलात में उसने मेरा साथ दिया था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने मुझे इशारा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अब मेरी तरफ मुतवज्जे थे। मैं भी उनके करीब पहुंच गया और उन्होंने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मिसेस क्रॉसन ने आपका तारुफ करवाया है मिस्टर क्रॉसन। बड़ी मुसरत हुई आप लोगों से मिलकर। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक गालिबन पाकिस्तान से है। वो बोला, हाँ, हैरत की बात है कि मिसेस क्रॉसन पाकिस्तान के बारे में ज़बरदस्त मालूमात रखती हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने निहायत अच्छे अल्फाज में मुझसे मेरे वतन का तस्करा किया। दियार गैर में वतन की मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर जाती है। मैं भी इस तासुर का शिकार हो गया हूँ। मैंने कहा, हमारी ख्वाहिश थी कि आपसे पाकिस्तान के बारे में कुछ और मालूमात हासिल कर सकते। क्या आप हमें चंद लम्हे मरहमत फरमा सकते हैं? सफ़ीर ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझसे एक मुलाकात मेरी अपनी रिहाइश गाह पर करें? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये बेहतर नहीं होगा। सफ़ीर ने कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, अगर चंद लम्हे यहीं हमें मिल जाते किसी भी ऐसे गोशे में जहां लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम ना हो, तो हमारा काम हो सकता है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कुछ अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और मैं जल्दी से बोला, मैं एक पाकिस्तानी का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सफ़ीर ने कहा, मैं अब भी नहीं समझा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा, आप शायद बहुत ज्यादा मोहतात इंसान मालूम होते हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप चंद लम्हे हमें दे ही दें? मैंने किसी कदर सर्द लहजे में कहा था और पाकिस्तानी सफ़ीर ने गर्दन खम कर दी। थोड़े से तजब्जुब के बाद वो बोले, आइए। हम दोनों टहलने के से अंदाज में उनके साथ आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी सफ़ीर के चेहरे पर तजस्सुस के आसार नुमाया थे। एक निस्बतन पुरसुकून गोशे में पहुंचकर उन्होंने गहरी निगाहों से हमें देखा और फिर कहा, आप लोगों का अंदाज बड़ा ताज्जुब खेज है। क्या किसी पाकिस्तानी का पैगाम पहुंचाने के लिए आपने इस तकरीब में शिरकत की थी? और क्या मिसेस क्रॉसन इसीलिए मुझसे मुखातिब हुई थी? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल यही समझ लीजिए। मिस्टर ह्यू आर्नल्ड की इस तकरीब में हम बिन बुलाए मेहमान हैं और अखबार में ये पढ़कर कि आप भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे, हमने यहाँ तक पहुँचने की जसारत की है। मैंने कहा और पाकिस्तानी सफ़ीर के चेहरे पर सनसनी के आसार फैल गए। बोले, इसकी वजह? मैंने कहा, एक पाकिस्तानी का पैगाम जो आप तक पहुँचाना किसी और तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। सफ़ीर ने पूछा, कौन है वो पाकिस्तानी? मैंने जवाब दिया, अली यार खान। पाकिस्तानी सफ़ीर बुरी तरह चौंक पड़े। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से बोले, क्या पैगाम है? मैंने कहा, अली यार खान आपसे ये मालूम करना चाहता है कि मौजूदा हालात में उसके सिलसिले में जो पाकिस्तान से गुफ्त शुनीद की जा रही है, उससे पाकिस्तानी मफादात पर किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। आया अली यार खान का मुल्क उसकी वजह से किसी उलझन का शिकार हो सकता है या नहीं? सफ़ीर ने कहा, इसका जवाब मैं आपको इस तरह कैसे दे सकता हूँ मिस्टर क्रॉसन? जाहिर है आपके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। आपका ताल्लुक कहाँ से है और उस पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, इसके लिए मेरी तशवीश बरकरार रहती है। मैंने कहा, अगर आपसे मिलने का कोई और जरिया मुमकिन हो तो बराह करम मुझे बता दीजिए। मैं आपसे वहां आकर मुलाकात कर लूंगा और बेहतर यही होगा कि उस जगह मैं आपको अपने बारे में तमाम तफसीलात फराहम करूं। सफ़ीर ने कहा, हाँ, ये मुनासिब बात है। आप यूं कीजिए कि कल दिन को ठीक 1:30 बजे पॉल मोर होटल में कमरा नंबर 17 में मुझसे मुलाकात कर लीजिए। ठीक 1:30 बजे मैं आपका वहां इंतजार करूंगा। मैंने कहा, निहायत मुनासिब। इस तकलीफ दही के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बराह करम मोहतात होकर आइए। मेरी तरफ से जो तसव्वुर आप चाहें कायम कर सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि मैं कोई गलत इंसान हूँ। अपने अतराफ को पूरी तरह महफूज रखिएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगे, फिर बोले, बेहतर है, इस मशवरे का भी शुक्रिया। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं और तहजीब मैल्कम एक्स भी उनकी जानिब से लाताल्लुक हो गए थे। अब हमें यहाँ से निकल जाने की फिक्र थी। पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू करने के बाद हमें काफ़ी इत्मीनान हो गया था, लेकिन तकरीब को छोड़कर हम निकल न सके। खुशबख्ती से कोई ऐसा मरहला दरपेश न हुआ जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता, और तकरीब के इख्तिताम पर जब दूसरे तमाम मेहमान रुखसत हुए तो हम भी वहाँ से चले आए। रास्ते में तहजीब बहुत खुश थी। उसने पुरमुसरत अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है हमने बहुत बड़ा मसला हल कर लिया है। मैंने कहा, हाँ, देखो हालात आइंदा क्या रुख इख्तियार करते हैं। दूसरे दिन हम लोग एक एक लम्हा गिन कर गुजारते रहे। कुछ मामला तय कर लिए गए थे।
मसलन ये कि सिर्फ मैं पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात करूंगा और तहज़ीब मैल्कम एक्स इस मुलाकात की निगरानी करेगी। 1 बजे ही हम होटल पॉल मोर पहुंच गए थे। मेरी बारीक बीन निगाहों ने कुछ ऐसे पुरस्कार लोगों की मौजूदगी को महसूस कर लिया जो अतराफ में फैले हुए थे। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये पाकिस्तानी सफ़ीर ही के आदमी थे। उनमें अफ्रीकी नस्ल के 2 कवी हैकल नौजवान थे और बाकी 3 अफराद शक्ल सूरत से पाकिस्तानी बाशिंदे ही लगते थे। कमरा नंबर 17 के अतराफ में भी 2 आदमी मौजूद थे और ये भी पाकिस्तानी ही थे। मैंने किसी कदर इत्मीनान का गहरा सांस लिया और फिर राहदारी में टहलता हुआ दूर तक निकल गया। 1:28 हुए तो मैं अपनी जगह से उठ गया और उसके बाद कमरा नंबर 17 की जानिब चल पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं हो सका था कि कब पाकिस्तानी सफ़ीर वहां पहुंचे। कमरे का दरवाज़ा उसी तरह था। मैंने 17 नंबर के सामने पहुंचकर दरवाजे को हल्का सा नॉक किया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर से पाकिस्तानी सफ़ीर की आवाज़ उभरी, अंदर तशरीफ़ ले आइए मिस्टर क्रॉसन। दरवाज़ा खोलने वाली एक नौजवान लड़की थी जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही मालूम होता था। मैंने सामने ही पाकिस्तानी सफ़ीर को एक सोफे पर बैठे हुए देखा। लड़की मेरे कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। पाकिस्तानी सफ़ीर ने नरम लहजे में कहा, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आपसे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन था। सफ़ीर ने कहा, आप अपने तौर पर तो मुतमईन है ना? मेरा मतलब है कि आप जिस तरह यहाँ पहुँचे हैं उस तरीक़ाकार से। मैंने कहा, जी हाँ, वैसे ये भी देख चुका हूँ कि आपके साथ आदमी होटल की निगरानी कर रहे हैं। सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। क्या अब भी आप मुझे अपने बारे में तफसीलात बताने में देर लगाएंगे मिस्टर क्रॉसन? मैंने कहा, जी नहीं, मेरा नाम क्रॉसन नहीं अली यार खान है। और अपने इस इंकशाफ का रद्द अमल खातिर खा पाकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। पाकिस्तानी सफ़ीर हैरत ज़दा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं इंतज़ाम करके आया था, चुनांचे मैंने अपने चेहरे से क्रॉसन का मेकअप उतार दिया और पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा, अगर किसी तरह अली यार खान की तस्वीर आपकी निगाहों से गुजर चुकी है तो आप मुझे पहचान सकते हैं। उसके साथ ही एक और कोशिश भी की है मैंने। ये कहकर मैंने जेब से एक चपटी सी शीशी निकालकर उनके हवाले कर दी जिस पर साइफन लगा हुआ था। मैंने कहा, इसमें एमोनिया लिक्विड है, आप इसकी फुहारें मेरे चेहरे पर मार कर देख सकते हैं कि मैंने अली यार खान का मेकअप तो नहीं किया। एमोनिया की पहचान में आपको दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने एमोनिया की चंद फुहारें अपने हाथ पर मार कर देखी और फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर मेरी दरखास्त पर अमल करने लगा। उन्होंने मेरे चेहरे पर साइफन की बहुत सी फुहारें मारी और उसके बाद इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरा चेहरा टटोल कर देखा और फिर पुरमुसरत अंदाज में अमोनिया की शीशी रख कर मेरे नज़दीक पहुंचे और दोनों हाथ मुआनक़े के लिए फैला दिए। इस मोहब्बत पर मेरी आंखें डुबडुबाई थीं। अपने सीने से लगाने के बाद उन्होंने मेरी पुश्त पर थपकियां दी और मुझे सामने बिठाते हुए कहा, तसव्वुर भी नहीं किया था कि कभी आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। आप यकीन कीजिए कि दिल से मैं आपका मद्दा हूँ। न सिर्फ मैं बल्कि बेशुमार अफराद आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपके मिशन की तमाम तफसीलात उनके इल्म में हैं। मैं सोचता तो बहुत था आपके बारे में, लेकिन जानता था कि मुलाकात मुमकिन नहीं होगी। जाहिर है आपसे राब्ते का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि टेलीफोन पर मुझसे राब्ता नहीं किया या मुलाकात के लिए मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ कि इन दिनों हमारे सिफारत खाने की शदीद निगरानी हो रही है और ये सिर्फ अमरीकी हुक्काम ही की तरफ से नहीं बल्कि इसराइली यहूदियों का एक पूरा गिरोह आपकी ताक में है और किसी न किसी तरह आपको पकड़ना चाहता है। मैंने आहिस्ता से कहा, ये तमाम बातें मेरे इल्म में हैं जनाब। सफ़ीर ने कहा, क्या ये भी जानते हो तुम कि ओलिव हार्वर्ड को CIA से निकाल दिया गया है? ये वाहिद शख्स है जो CIA की मुलाजिमत छोड़ देने के बाद भी जिंदा और आज़ाद है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइली हुकूमत ने बाकायदा इसके लिए दरखास्त की थी। मैंने सुना है कि वो इसराइल पहुंच चुका है और आजकल तेल अवीव में है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि उसके असरात ज़बरदस्त हैं और कोई भी लम्हा आपके लिए ख़तरे का लम्हा बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हौसला अफजा हैं। अगर आप अपना कोई वाक़या या ज़ाती कहानी इस चैनल पर सुनना चाहें तो हमें ईमेल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। अगली किस्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।